नमस्कार मेरे साथियों, दर्शकों, किसान भाइयों बहनों। हम हिंद किसान पर एक बार फिर से एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज महिला किसान दिवस है। महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को सरकार ने बोला, इस मंशा से शुरू किया कि जो महिलाएं हैं उनको उनका हक मिले। जो लैंड राइट्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उनको मालिकाना हक नहीं मिलता। और जब खेती की बात करें तो कुछ तमाम तरह के आंकड़े हैं, मगर कुल मिलाकर कुछ 80% अगर मैं कहूँ तो महिलाएं जो हैं ग्रामीण भारत में खेती से जुड़ी हैं। चाहे वो खेती में मजदूरी करें, चाहे तमाम तरीके के जो उनके जॉब प्रोफाइल्स हैं, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया और शुद्ध विशुद्ध खेती। तो ये तमाम काम जो है महिलाएं बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। जो उनकी भूमिका है अन्नपूर्णा की, फसलों को उगाना, खाने में जो खाना है प्लेट पर खाना देना और बहुत ही प्यार से पालन पोषण करना और प्यार से सर्व करना, तो ये तमाम भूमिकाएं हैं महिलाओं की। आज हमारे साथ खास 3 महिलाएं हैं जो कि इसी भूमिका में बहुत अच्छे से फिट करती हैं और ग्राउंड पर महिलाओं के साथ काम कर रही हैं। चाहे वो खेती किसानी की बात हो, आदिवासी किसानों की बात हो या फिर ऐसे पीड़ित परिवार हो जहां पर किसानों ने आत्महत्या की है, उनके अधिकारों को बुलंद करने की बात। तो हम एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। अर्चना सोरेंग जो कि उड़ीसा से हैं, ये वसुंधरा एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, रिसर्चर हैं, ग्राउंड पर एक्टिविस्ट हैं और इनका हाल ही में यूएन सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने एक अपनी टीम बनाई है क्लाइमेट वॉरियर्स की। उसमें जो युवा लोग हैं उनको किस तरह से जो ये दिक्कतें हैं इस फ्रंट पर उनको बताना, ग्राउंड से उनको उन तक उनकी प्रॉब्लम्स पहुंचाना। तो ये तमाम जो काम है इसमें अर्चना इन दिनों लगी हुई हैं और एशिया से, भारत से कहें तो ये इकलौती महिला है जो कि उनकी टीम में है। तो अर्चना, वी फीलिंग वेरी वेरी प्राउड टू हैव यू हियर। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। हमारे साथ हैं नीता हार्दिकर जी जो कि गुजरात से हैं और आनंदी कलेक्टिव चलाती हैं जो कि बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और आनंदी की जब मैं बात करूं तो इसमें नीता जी जो है, जो किसान महिलाएं हैं, मार्जिनल जो महिलाएं हैं, उनके साथ दिन रात काम करती हैं, उनके जो परेशानियां हैं उनको करीब से महसूस करती हैं। हमारे साथ हैं किरणजीत जो कि पंजाब से, पटियाला से हमारे साथ जुड़ी हैं और ये है किसान मजदूर खुदकुशी पीड़ित परिवार कमेटी, एक एनजीओ है जिसकी ये कन्वीनर है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले पंजाब में जाना चाहूंगी क्योंकि इन दिनों कृषि की अगर बात करें तो जो 3 कृषि कानून जो आए हैं उसको लेकर एक राजनीतिक उबाल है और पंजाब एक गढ़ माना जा रहा है। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा से विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, तो किरण जी ये बताएं कि क्या महिलाएं भी, क्योंकि महिलाएं बार बार हम इस तरह के नारे देखते हैं कि हम भी किसान हैं, हम इनविजिबल, हम अदृश्य नहीं हैं, हम भी हैं, हमें हमारा वाजिब हक दिया जाए, हमें पहले किसानी का दर्जा दिया जाए। तो जब ये माहौल है, इसमें जो महिलाएं हैं पंजाब की जो खेती किसानी कर रही हैं और वो परिवार जिनसे आप जुड़ी हुई हैं, जिन परिवारों में आत्महत्याएं भी हुई हैं, उनका क्या नजरिया है इन कृषि कानूनों को लेकर? सबसे पहले अभी जो 3 ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, मतलब ले ही आई है, उन्होंने पास कर दिया है ये बिल। उसमें पूरे पंजाब में ये एक हलचल हुई पर जो अटैक हो रहा है उसमें फर्स्ट टाइम लड़कियां और विडोज औरतें सभी यूथ उसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट टाइम हम लोगों को मतलब मेरे जो लाइफ में 20-24 साल की एज होगी उसमें जो औरतें हैं मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। उनका मानना है आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट किसान को ही, एक मेल को ही किसान मान रही है, उसकी जो फैमिली है, उसके बच्चे औरतों, उसको किसान नहीं मान। हम भी किसान हैं, मैं किसान की बेटी हूँ, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ एक फार्मर को ही देख रही है जो मेल जो खेतों में काम करता है, हम लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक खेती और किसानी की बात नहीं है, पूरे पंजाब की बात है। इसमें सिर्फ किसान मेल मेंबर नहीं, उसमें औरतें भी हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और
उसमें व्यापारी भी, मार्केट सभी है उसमें। हमारे मतलब पूरे पंजाब अफेक्टेड है। बिल्कुल। तो और आप उसमें जो विडोज है, जो किसान है, सुसाइड विक्टिम फैमिलीज जी, जो है उसमें का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म, वो ये है क्योंकि सरकार उन लोगों को इग्नोर कर रही है। हम्म, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ये मीटिंग बुलाया था 14 को दिल्ली में, किसानों को बुलाया, उनकी इंसल्ट की गई, उनसे कोई अच्छे से बातचीत नहीं की गई, वो प्रोटेस्ट इससे भी ज्यादा और मतलब ज्यादा और जोर से उग्र हो गया है, किसान हो बहुत रहा है। ज्यादा हताश है। इसलिए सभी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि जी, किरण जी, जी ये बताएं मुझे, एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रियों को, पंजाब में 8 मंत्रियों को चिन्हित करके उन्हें बात जी करने के लिए भेज रही है, ये कहकर कि हम इन जी जागरूकता फैलाना चाहते हैं इन कृषि कानूनों को लेकर। इस पे राजनीति हो रही है, कांग्रेस जी 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 इसमें राजनीति कर रही है और जी जी लोगों को बरगला रही है। लेकिन जब पंजाब के जो जी फार्म यूनियंस है उनको जब जी बुलाया गया, तो जैसा आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री उनसे मिले नहीं और काफी ज्यादा नाराज है इसे लेकर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो केंद्रीय मंत्री अलग अलग आ रहे हैं, क्या उनका कृषि से वास्ता है? क्या वो जमीन से जुड़े लोग हैं? क्या वो सही मुद्दों को सही पर्सपेक्टिव में या किसानों के बिल्कुल। जो सवाल है उनका जवाब दे पा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे ही लगता है कि जो ऑर्डिनेंस वो लेकर आ रही है वो किसान के फेवर में है। और वो उन लोगों ने इतनी जल्दबाजी में क्यों उनको पास किया, उन्होंने इतनी जल्दी चोरी को क्यों लेकर आई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके फेवर में है, वो प्रैक्टिकल उनको करके दिखा दे, उनको प्रैक्टिकल दिखाएं आपके फेवर में है। और सेकंड बात, उन लोगों को इतनी जल्दी भी क्या थी, हम लोगों को लॉकडाउन में घरों में बिल्कुल बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मतलब ठीक है, वो प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने सबने उसमें अपना अपना रोल निभाया। उन लोगों ने हमको घरों में बंद करके, लॉकडाउन कोरोना की आड़ में हम लोगों को घर में बंद करके एक बिल लेकर आए। पहले सीएनआरसी का आया, अब ऑर्डिनेंस का आया, अब लेबर कोड का। मतलब रेगुलर एक तानाशाही सरकार की बीच में जैसे हिटलर का था, वैसे ये गवर्नमेंट हम लोगों पर, हमारे फेवर में नहीं, हम लोगों पर थोपा जा। जी, सेकंड, जैसे मतलब हमारे जाके जथेबंदी है, यूनियन जथे, उन लोगों से बात करने के लिए उन्होंने डिमांड रखा, बात करने के लिए चले। आप आप लोगों को बात नहीं करनी तो क्यों, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना कीजिए। ऐसा तो नहीं है आप लोग जो भी बोल दोगे पंजाब में ऐसा हो जाए। हम्म, हम में भी दम है, हम मरते दम तक लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हर बार ड्रामा किए जा रहे हैं, जैसे मतलब पॉलिटिशियनों का अलग है, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना वोट बैंक देखना है, वैसे बीजेपी का। पर मुझे लगता है पंजाब एक खेती पे एग्रीकल्चर स्टेट है। इसके बाद मतलब 90% है जी वो खेती पर ही डिपेंड। इसके बाद इनके पास कोई सोच नहीं है। बीजेपी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसी पार्टी, बीजेपी को कोई पार्टी नहीं वो कर रही, उसको सिर्फ 3 चेहरे ही मतलब चला रहे हैं। जैसे वन साइडेड चल रहे हैं, रात को डिसाइड करते हैं, सुबह आकर बिल पेश कर देते हैं, ये हम लोगों ने लागू कर ये दिया। यानी हम सिर्फ इंसान अपनी हैं, जीते नाराजगी नहीं जागते दिखी हैं, पा हम रही है, जानवर आपने नहीं बहुत हैं। अच्छा ग्राउंड से जैसे इस तरह की जैसे चीजें हमको तो सामने भी रखा हम है। टूट जाएंगे, किरण जी, मैं ऐसा नहीं पूछना होगा। चाहूंगी, मैं एक बार नीता जी के पास जाना चाहती हूँ। नीता जी, हमने पंजाब से शुरुआत की। जी पंजाब में रेल रोको आंदोलन, हम देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह का जज्बा दिखा रही हैं, रेल ट्रैक्स पर छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां बैठी हैं। और शायद यही दबाव का असर है कि आज जो वहां के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने बोला है कि एक स्पेशल सेशन बुलाकर एमएसपी के दायरे को, जो खतरनाक प्रभाव है उनको सीमित करने के लिए एक फैसला लिया जाएगा, एक सेशन बुलाया जाएगा 19 अक्टूबर को। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह का ये स्थिति बनी हुई है देश में, आप इतनी महिलाओं के साथ उठती बैठती हैं, काम करती हैं, क्या उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है? क्या वो इन बदलावों के बारे में समझ पा रही हैं? क्या डॉट्स कनेक्ट कर पा रही हैं कि उनकी थाली का सवाल है, ग्राहकों की थाली का सवाल है, उपभोक्ताओं की
फूड सिक्योरिटी, उनकी अपनी फूड सिक्योरिटी, खान पान, तौर तरीकों का सवाल है। क्या वो इन मुद्दों को समझ पा रही है? आई थिंक इस सवाल को थोड़ा सा पंजाब और गुजरात की स्थिति में अगर हम अलग करके देखें, किरणजीत जी का बिल्कुल सही कहना है कि करीब 80 से 90% परिवार जो हैं वो खेती किसानी जो राष्ट्रीय नीति में निर्धारित की गई है व्याख्या में, जिसमें हम जिन क्षेत्रों में काम करते हैं वहाँ नमक की खेती करने वाले लोग, सॉल्ट पैन वर्कर्स जो हैं वो भी किसान हैं। रण में जो अपना एस्टुरिन फिशरीज का काम करते हैं वो भी किसान हैं। जंगल की उपज इकट्ठा करते हैं वो भी किसान हैं। तो इन सारे ही परिवारों का एक तरह से अपने आजीविका का सवाल सालों से रहा है। आई थिंक हम कहने में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर हमारी नीतियां हमेशा कृषि और उस कृषि से जुड़े लोगों के हित को ध्यान में नहीं रख के बनती हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है। मुझे लगता है कि अभी जो 3 अध्यादेश की हम आए और जिस तरह से आए और प्रभावी हो रहे हैं, किरणजीत जी ने बहुत ही पावरफुली कहा कि इसमें किसी के बारे में नहीं सोचा गया। क्यों ऐसे समय में उसे इंट्रोड्यूस किया गया जब उस पर चर्चा नहीं हो रही है, जब संसद इसकी चर्चा के लिए इकट्ठा नहीं हो रही है। तो एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हम कृषि प्रधान हैं, हम लोकतंत्र हैं, पर हमारे यहाँ हम आवाज बंद करते हैं लोगों की, और खास तौर पे जो जिनके जो हमारी जीडीपी को बढ़ावा देते हैं, वैसे किसानों की आवाज को हम बंद कर रहे हैं, उनकी चर्चा हम बिल्कुल बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और हम आज के दिन के लिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और महिला किसान दिवस की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में कहें तो इनविजिबलाइज किया गया है और उनको साइलेंट भी किया गया है, क्योंकि हमारी एक समाज व्यवस्था है जहाँ पितृसत्ता समाज में हर परिवार में महिला की आवाज सुनने से इतना कतराते हैं। तो लोकतंत्र में किसी भी किसान की आवाज में और खासतौर पर महिला किसान की आवाज पहुंचाने में एक माहौल ही नहीं बनता है। ऐसे में अगर हम बात करें कि इन अध्यादेशों का कानूनों को लोगों की ताकत से बनते हैं। जैसे हमारे देश में नरेगा का कानून है, वो गांव से उभर के आया है, वो श्रमिकों से उभर के आया है, लोगों के जिनकी पीड़ा थी उनके संघर्षों से निकल के आया है। हम वन अधिकार की बात करते हैं, वन अधिकार कानून भी इसी तरह से एक लोगों के अपने संघर्षों से निकला हुआ कानून है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। आई मीन वी कैन लिस्ट सेवरल लेजिस्लेशंस जिसमें एक्चुअली लोगों की आवाज जिसमें बनी है, और हम उन कानूनों में पावर देखते हैं। हम किसानों की बात करते हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना हम एक साथ लगातार कुछ कानून बना देते हैं, वो कितनी हद तक सही है, ये सवाल सबसे पहला है। दूसरा, अगर किसानी के 74-75% काम अगर महिलाएं करती हैं, उनकी आवाज इसमें लाने के हमारे क्या क्या माध्यम है, क्या हम कैसे अपॉर्चुनिटीज खड़े कर रहे हैं जब वो बात कर सके। तीसरी बात हुई, ये 3 जो अध्यादेश हैं उसमें से डायरेक्टली मार्जिनल फार्मर्स जो है, जिनकी खुद के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जो खुद का उगाते हैं, खुद की फूड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, कुछ जो है वो बेच के कैश फ्लो के लिए घर में दाना लाते हैं, वो इसलिए नहीं बेचते हैं कि सरप्लस है। हम अगर उन किसानों की बात करें तो उन्हें आज पिछले 2 महीनों से पूरे देश में जिस तरह से किसानों के अधिकारों को का हनन हो रहा है, इसकी सीधी जो चित्र हमें पंजाब में दिख रहा है, मैं कहूंगी वो हमें पंचमहाल दाहोद के ग्रामीण क्षेत्रों में, एकदम दूरंदाज क्षेत्रों में, इंटीरियर डिफिकल्ट टू विलेजेस में अगर हम बात करें तो उनको इसकी अभी तक गंध भी नहीं पहुंची। बिल्कुल। पर ये जरूर पता है कि जिस तरह से अन्याय बाजार में होता रहा है, इन कानूनों ने अन्यायों को और बढ़ाया है। वो शायद कॉन्ट्रैक्टर के हाथों से होगा, वो शायद प्राइवेट प्लेयर्स जो ट्रेडर्स हैं उनके हाथों होगा। तो ये डेफिनेटली पता है। यस, सो विमेन फार्मर्स की बहुत क्लियर समझ है कि नए कानून भी कहीं भी हमारी खेती किसानी की पहचान बनाने में या हमारे खेती किसानी आधारित आजीविका या फूड सिक्योरिटी को सिक्योर बनाने में मददरूप नहीं हो रहे हैं।
और ये हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। जी, मैं एक बार अर्चना सोरेन के पास जाना चाहूंगी। अर्चना, वसुंधरा में, उड़ीसा में आप काम कर रहे हैं इतने सालों से एज अ रिसर्च ऑफिसर, ग्राउंड पर जाती हैं। आपके जरिए हमने तमाम स्टोरीज भी करी कोरोना काल में, जहां हमने दिखाया कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका जो एमएसपी जब बढ़ाया गया पिछले दिनों, तो जो महिलाएं हैं जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करती हैं या तमाम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनकी आजीविका आश्रित है, उनको इस एमएसपी के बारे में नहीं पता था, बढ़ी हुई एमएसपी के बारे में नहीं पता था। वो कह रहे थे क्योंकि सरकारी खरीद नहीं हो रही है तो कुछ निजी व्यापारी आ रहे हैं और खरीद रहे हैं और मन मांगा दाम मांग रहे हैं, और क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें पैसे चाहिए, तो हम उनको उस भाव में दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में एक उदाहरण है जिसकी अब हमारी सरकार ने व्यवस्था कर दी है 3 कानून को लाकर, कि किस तरह से एपीएमसी मंडियां धीरे धीरे, चाहे उन्हें भले ही सीधे तौर पे बंद नहीं किया जा रहा है, मगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जहां सबको दिल में ये डर बैठा है कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंडी शुल्क में समानांतर व्यवस्था नहीं है कहीं ना कहीं। तो आपको नहीं लगता कि अपने आप में उदाहरण है कि हमने उस दौरान हमने जो देखा कि किस तरह से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जो आदिवासी किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको अपना वाजिब भाव नहीं मिला, दाम नहीं मिला। आप इसे कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले अनिका जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमने, जैसे आपने बात करी है, हमने कोरोना के समय में ही देखा है जब एमएसपी का प्राइस बढ़ा था तो वो कैसे वो इंफॉर्मेशन ही गांव तक पहुंच नहीं पा रही थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है जब हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करी है। एक तो अभी कोरोना के सिचुएशन में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीपल्स फोरम है, जो संगठनें भी है, क्योंकि मूवमेंट का काफी समस्या रहा है, तो फील्ड विजिट या फिर गांव में बैठक करके जिसमें हम लोग समझ पाए कि ये क्या आइन और कानून आया है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ये सिचुएशन को देख के, कोविड के सिचुएशन को देख के, अगर इस तरह के लॉज एंड पॉलिसीज आएंगे तो सबसे ज्यादा जो जिनको परेशानी होगी वो महिला किसान ही है, क्योंकि सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात है, इंफॉर्मेशन भी हमारी जो आदिवासी समुदाय की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जा रही है। तीसरी बात है कि इंफॉर्मेशन अगर लोग सोचते हैं कि टीवी के द्वारा, फोन के द्वारा अगर पहुंच जाएगी, अभी भी हमारे महिला किसान और किसान आदिवासी भाई बहनें इतने इंटीरियर्स में रह रहे हैं जहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही इस तरह की सोशल मीडिया या फिर टीवी का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार की तरफ से ये एफर्ट होनी चाहिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंचे। दूसरी बात जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो प्रावधान आया है, कहीं ना कहीं पूरे कृषि क्षेत्र का हनन कर रहा है अधिकार का, साथ ही साथ महिलाओं का विशेष करके हनन हो रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं, 90% महिलाएं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और कृषि पे निर्भर है। और जिस तरह से नीता जी बहुत सही कह रही थी कि ये जो फार्मिंग है वो ना केवल मतलब सेलिंग के लिए है, ये खुद का सेल्फ सस्टेनेंस के लिए वो लोग कृषि कर रहे हैं। इसमें उनकी जो न्यूट्रिशन बेस्ड जो कृषि हो रही है, मल्टी क्रॉपिंग हो रही है, तो उसका हनन होगा और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हेल्थ पे होगा। और जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी असर करेगा। जब अगर हम लोग फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, नो हंगर की बात कर रहे हैं, नो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह के कानून आएंगे जहां पे किसानों को अपने कृषि के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, किस तरह के चाषबास करेंगे उस पे अधिकार नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है अभी। किरण जी, आप ये बताएं संक्षिप्त में, बहुत ही कम शब्दों में, कि जो पंजाब ने अब एक उदाहरण सामने रखा है, महिलाएं निकल कर सामने आई हैं, और आज एक महिला से बात हो रही थी जो कि रेल रोको आंदोलन में हिस्सा ले रही है। उनका कहना है कि हमें मोदी जी का नहीं पता, हमें कृषि मंत्री जी का नहीं पता, हमें अपने इरादों का पता है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं होंगे, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे पुरजोर तरीके से।
तो ये जो उदाहरण पंजाब ने सामने रखा है, आपको इसमें जो ऐसे परिवार हैं जिनके साथ आप काम करती हैं, जिनके घरों में खेती की गलत नीतियों जी की जी वजह से आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, उनको किस तरह की उम्मीद दिख रही है अब जो ये जज्बा सामने पेश किया महिलाओं ने कदम से कदम मिलाकर पुरुष किसानों के साथ? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। औरत और मर्द, जो महिला है और पुरुष है, दोनों एक गाड़ी के पहिए मिलकर चलते हैं। बट वो अभी इस टाइम में वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर उन लोगों में एक बात है कि हम लोग लड़ेंगे। वैसे बीजेपी ने एक साइड दिखाया है कि वो सिर्फ हम लोगों को सोच रहा है कि अपने पत्ते उन लोगों ने खोल दिए, हम लोग उन लोगों ने हम लोगों को जानवर समझा हुआ है, जैसे भी गुलाम बना लो, पीट दो, सब चलेगा। ऐसा नहीं होगा पंजाब में। वैसे बेसिकली पूरे देश में ही मूवमेंट पूरी सरगर्म है, एक्टिव है। हम लोगों को लगता है अब हम नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल, अब ये हम आपने चुप बहुत नहीं बैठ महत्वपूर्ण सकते। बात कही हम कि लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने तो बिल्कुल हद कर दिया, मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपनी लाइन क्रॉस कर दी, क्योंकि उन लोगों ने डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर दी है। उन्हें एक वन साइडेड शो चलाया हुआ है, हम लोग जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जहां सरकार टूटती भी दिखाई देती है, सब कुछ हम लोगों की आंखों के सामने पिछले देखा ही है। हम लोगों ने पास्ट में सब कुछ हुआ है, गवर्नमेंट भी टूट जाती है, सब कुछ होता है। ऐसा लोग, एक डेमोक्रेसी में एक ताकत है, लोकतंत्र है, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। एकजुट होंगे तो सब हो जाएगा। इसमें तो महिला पुरुष। किरणजीत, मैं एक बार नीता जी के पास जाना चाहती हूँ। मकाम से भी आप जुड़ी हुई हैं। मकाम ने आज कॉन्फ्रेंस करी इस दिन को मार्क करने के लिए, जिसमें कि 5-6 पॉइंट्स जो खुलकर जो सामने उन्होंने रखे कि जो मंडी व्यवस्था है उसमें बराबरी की भागीदारी हो। अब जब मंडियां, एपीएमसी मंडियों पर ही गाज गिर रही है, इतना खतरा दिख रहा है। और जैसे कि देवेंद्र शर्मा जी जो कृषि एक्सपर्ट हैं, उनका भी कहना है कि हमारे देश में मंडियां 7,000 से कम है, लेस देन 7,000 which are regulated. We need like about 42,000 मंडीज जो कि 5 किलोमीटर रेडियस पर हो। तो कहाँ तो बात हो रही थी मंडियों को बढ़ाने की, और यहाँ पर मंडियों पर गाज गिर रही है। आप इसे किस तरह से देखती हैं? मकाम का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आया है उस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये मांग की मंडियों जो है, मंडियां, एपीएमसी मंडियां, उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। तो हम मतलब मकाम के नाते और किसानी में जो उपज है उसकी एक रेगुलेशन सिस्टम के नाते अगर हम देखने जाएं तो मंडियां एक व्यवस्था है जहां एक इक्वल पेइंग, मतलब मंडी व्यवस्था में किसान एक व्यवस्थित भाव में बेच सकें और उसमें से अपनी आय कमा सकें, इसके लिए बनाए गए हैं। करने के नाते कि किसान इसको और कहीं जाके भी बेच सकते हैं। ऑलरेडी एक तरह से मंडियों तक महिला किसानों की पहुंच और छोटे किसानों की पहुंच कम है। अगर हमको सही रूप से किसानों को एम्पावर करना था तो हम शायद मंडी में आने वाले किसानों और उपज लेके आने वाले जो अलग अलग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम्स खड़ा करते हैं, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करते कि उनकी संसाधनों के लिए उनको सही भाव मिल सके। वहां लाने वाले या वहां आकर बेचने वाले जो किसान हैं उनको उसके दाम सही मिल सके। ये अभी बिल्कुल निकाल दिया गया है, ये कहते हुए कि फार्मर को बेटर रेट्स मिलेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में ऑलरेडी, अभी हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात कर रहे थे, ये एग्रीकल्चर हो या फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, उसकी एमएसपी प्रोटेक्टेड नहीं होती है, तो लोगों को अपने उपज के पीछे जो लागत आती है उससे काफी कम पैसा भी मिलता है और उसमें कई बार एक्सप्लॉइटेशन भी लोकल ट्रेडर से होता है। तो मंडी व्यवस्था, और खास तौर पे हमें लगता है कि बाजार में महिलाओं के लिए एक अलग स्पेस होना जरूरी है। बाजार जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उनमें इतना एक तरह से आधिपत्य या डोमिनेंस होता है
जी कुछ फार्मर्स का या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस या विमेन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आवाज या उनके लिए अलग स्पेस नहीं होते हैं। हमने सुना है जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस मंडी में जाके अपने उपज को लेके जाते हैं, खासतौर पे ऐसी महिला किसान जिनको परिवार के साथ किसानी भी संभालनी पड़ रही है, जहाँ फार्मर सुसाइड्स के केस बने हुए हैं, इन इलाकों में भी जहाँ पूरा जिम्मेदारी किसानी का महिलाओं पे आता है, उन महिलाओं को बाजार में जाके खड़ा रहना या अपने उपज के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा होता है। अब हम कह रहे हैं कि ये नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे ओपन फील्ड उसमें जाके अपने व्यवहार करेंगे, तो एक नया तरह का चैलेंज उनके सामने आके खड़ा रहेगा, हमको दिखता है। और जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मंडी, जो ये 3 कृषि कानून आए हैं, इससे भले ही खेती जरूर उन्नत हो जाएगी, लेकिन इसमें इसका जो मुख्य पात्र है, हीरो और हीरोइन, जो महिला किसान है और पुरुष किसान है, वो कहाँ होंगे, उस स्टेक होल्डर की क्या स्थिति होगी, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खासतौर से तब जब केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि ये किसान हितैषी फैसले हैं। अर्चना, बस संक्षिप्त में आखिरी कमेंट चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज की हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, और आप यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के साथ यूथ एडवाइजरी ग्रुप पर भी हैं। ये बार बार हम पढ़ते हैं कि महिलाओं के पास ही परंपरागत तौर पे जो एक नॉलेज होती है, विजडम होती है, चाहे वो बीज की बात हो या खेती को अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने किस तरह से खेती को सहेजा है, वो जो सारी उनका ज्ञान है। तो बोला जाता है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में अगर हम महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाएं तो हमारी खेती की जो उत्पादकता है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये जो बातें हैं ये कितनी जरूरी हो जाती है इस वक्त जब ये 3 कानून आए हैं, और जिस तरह से हम जलवायु परिवर्तन के तमाम उदाहरण देख रहे हैं इस साल, उसमें ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम महिलाओं के इस राइट को, इस अधिकार को उन तक पहुंचाएं और वो सही मायनों में अन्नपूर्णा बने, रीढ़ की जो हड्डी है देश की, वो बोली जाए। जी अनिका जी, तो सबसे पहली बात जो बहुत अहम है कि लैंड यूज पैटर्न किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, उस पे क्लाइमेट क्राइसिस डिपेंडेंट है कि जमीन की उपजाऊ और जमीन का व्यवहार किस तरह से हो रहा है, उस पे क्लाइमेट क्राइसिस डिपेंडेंट है। अगर हम लोग जमीन का शोषण करेंगे, वहां पे उसका हनन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग का लैंड डिग्रेडेशन होके, डेजर्टिफिकेशन होके उपजाऊ नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से ड्राउट जैसे स्थिति आती है, और जिसमें उपजाऊ नहीं होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन होता है उसके भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो जमीन अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन एमिशन हो या फिर वाटर रिजुविनेशन हो, ये सारे चीजों से जमीन जुड़ा हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि जमीन पे सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है जमीन को उपजाऊ रखने के लिए, वो महिला किसान है, और उनको पता है कि ऐसे क्या उपजाऊ करेंगे, क्रॉप्स लगाएंगे जिसकी वजह से वो जो लैंड है वो फर्टाइल रहेगा, मल्टी क्रॉपिंग वैरायटीज होगी। वो साथ ही साथ अगर हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस को भी देखेंगे, फूड पैटर्न पे भी कहीं ना कहीं उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है। और फूड पैटर्न की जब मैं बोल रही हूँ कि न्यूट्रिशनल फूड जब हम लोग उगाएंगे, तब ना केवल हमारे हेल्थ पे उसका असर अच्छा होगा आदिवासी समुदाय के न्यूट्रिशन को लेके, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का भी हेल्थ वहां पे रिस्टोर्ड होगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है जब हम लोग सब कोई इतने चिंतित हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट एक्शन की तरफ बढ़ना है, ग्रीन रिकवरी की तरफ भी हम लोग बढ़ने की बात कर रही है, ग्रीन जॉब्स की। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि महिला, हर एक एज ग्रुप की महिलाएं कृषि में जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना हम लोग ये कृषि इस तरह का क्षेत्र बनाए जहां पे युवाओं को, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उनको इसी तरह से ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट ही भी मिले। और ये सारी चीजों को मुझे लगता है अभी के दौर पे जब ये आईन कानून आ रहे हैं, इस पे भी नजर डालना बहुत जरूरी है। और हमारे आदिवासी भाई बहनों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस है,
जंगल सुरक्षा को लेके, जमीन की उपजाऊ को लेके, उसको भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस विशेष चर्चा में शामिल होने का। तो जो ये मुख्य पॉइंट्स निकल कर आए कि जल जंगल जमीन कहने भर से नहीं होगा, उसको सही मायनों में जो उसको सहेज रहे हैं उन लोगों को सहेजना होगा। महिला किसानों की बात करें तो जिस तरह से मकाम ने भी अपने कुछ पॉइंटर सामने रखे, जिसमें खासतौर से इस वक्त सिर्फ मंडी की वजह से नीता जी ने बहुत साफ तौर पे सामने रखी, तो मंडी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत थी और ज्यादा मंडियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत थी, ना कि उस पर इस तरह की खतरे की घंटी जो इस वक्त किसानों को दिखाई दे रही है। तो महिला किसान और किरणजीत इस वक्त हमारे से, उनका शायद संपर्क टूट गया, लेकिन किरणजीत ने भी बहुत अहम बातें सामने रखी। वहां जज्बा दिख रहा है, पंजाब की मिट्टी का असर दिख रहा है किरणजीत की बातों में। तो कुल मिला के महिला किसानों को एक यही हम बोलेंगे कि महिला किसान अपना दिल छोटा ना करें जब वो कहती है कि हम भी किसान हैं। तो देश भर में इस तरह के पॉकेट्स में इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां महिलाओं को सशक्त किया है और उन्होंने अपनी वर्थ सामने रखी है, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को सामने रखा है। और खेती में अगर इसी तरह वो आगे बढ़ती रहे, सरकारी नीतियों का सहारा मिलता रहे, तो वो आगे और भी कई मकाम हासिल कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो महिला किसान दिवस पर सभी महिलाओं को मेरी नमस्ते, खास नमस्ते। और दर्शकों, आप इसी तरह इस स्पेस को देखते रहिए। हिंद किसान पर इस तरह की खास चर्चाएं चलती रहेंगी। बारीकी से और खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर www.hindkisan.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।